आज के हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसे शख्स जिन्होंने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीओ के लिए काम किया, 20 साल तक ये सिस्टम के अंदर रहे। इन 20 सालों के दौरान उन्होंने यूक्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी, आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस, ड्रग्स कैसे सप्लाई होता है, कैसे निर्दोष लोगों को मारा जाता है, कैसे तख्ता पलट किया जाता है। और एक ऐसा वक्त आया कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये यूक्रेन सरकार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद इनके ऊपर कई जानलेवा हमला भी हुए और ये आज भी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इन सभी बातों को हम सर से सुनेंगे। शायद इन सब मुद्दों को सुनने के बाद आप शॉक हो जाओ, क्योंकि ये बातें आज से पहले कभी दुनिया के सामने नहीं आई। सर, इस इंटरव्यू में मेरे और मेरे पूरे परिवार और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। Nice to meet you. थैंक यू। सर, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं। क्या आप हिंदुस्तान को बता सकते हैं कि आप कौन हैं? यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीओ में आपकी क्या रैंक थी? वहां आपने कितने साल तक काम किया? साथ ही हमें यह भी बताइए कि मैदानी आंदोलन के बाद डॉनबास में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा था, इसमें आपकी क्या भूमिका थी और किन परिस्थितियों में आपने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया? ऐसी क्या मजबूरी थी? Hello dear friends. I am Vasily Prozorov. I am a former SBU officer. The last rank was Lieutenant Colonel. SBU, it is Security Service of Ukraine. I worked in anti-corruption, organized crime and drug trafficking units. After the Maidan, I joined the SBU Anti-Terrorist Center, which managed so-called ATO, that is Anti-Terrorist Operation in Donbass. And I saw with my own eyes the crimes of the regime against its citizens, who just wanted to speak their own language and did not accept the illegal coup in Kiev. It was then that I made the decision to fight that Nazi criminal regime. For almost 20 years I served in the SBU and saw all the dirt and meanness of the Kiev authorities with my own eyes. In April 2014, I started to cooperate with the Russian Special Service, passing on information about the work and plans of the SBU. I left Ukraine at the very end of 2017. After my departure from Ukraine, I started investigations of Ukrainian government crimes. वैसिली प्रोज़ोव बताते हैं कि उन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीओ में लगभग 20 साल तक काम किया। उनकी लास्ट रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल थी। उन्होंने बताया कि अपने कैरियर में उन्होंने भ्रष्टाचार देखा, ड्रग तस्करी देखी, आतंकवादी गतिविधियां देखी। उन्होंने देखा कि मैदान में आंदोलन कैसे चल रहा है, एसबीओ के एंटी टेररिस्ट सेंटर में कैसे भेजा गया, जो डॉनबास में पहले से एटीओ ऑपरेशंस को संभाल रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सरकार किस तरह से यूक्रेन के लोगों को ही परेशान कर रही है। उनके अनुसार डॉनबास के लोग सिर्फ अपनी भाषा बोलना चाहते थे। कीव में तख्ता पलट को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि कैसे यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। इन घटनाओं को देखकर उन्होंने फैसला किया कि वो सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। इसके बाद 2014 रूस की विशेष सेवाओं के साथ सहयोग शुरू किया और एसबीओ या यूक्रेन की वो हर इंफॉर्मेशन रूस के साथ शेयर करी जो मानवता के लिए हानिकारक है। और 2017 में उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया। इसके बाद यूक्रेन के अंदर जितने भी अत्याचार हो रहे या वहाँ की सरकार लोगों के खिलाफ गलत काम करती है, उन सब की जानकारी इकट्ठा करी और रशियन गवर्नमेंट को दी। In recent years, I have conducted many documentary investigations that reveal the crimes of the Kiev regime. And of course, my work causes hate of the leadership of the SBU and the Kiev authorities. There were several attempts to assassinate me, and on April 12, 2024, they exploded my car.
But I was lucky and only wounded. Despite this, I continue my work to expose the crimes of the Kiev regime. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आज दुनिया में यूक्रेन युद्ध को लेकर बच्चों के मुद्दों पर भी बहुत चर्चा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध के कारण बच्चों को खतरनाक इलाकों से बाहर ले जाया जा रहा है। आपके अनुभव के आधार पर आप क्या बता सकते हैं सर कि रूस में ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है, उन्हें कहां रखा जाता है सर? इस वॉर में बहुत सारे बच्चों के रिश्तेदार मारे गए, क्या वो बच्चे कभी अपने परिवार वालों के साथ पहुंचे सर? When I was investigating the war crimes of the Kiev regime, at some point I came across terrible crimes against children. In fact, in Ukraine, children became a commodity, just like grain, metal, or weapons. Unfortunately, the fate of trafficked Ukrainian children is tragic and even terrible. They fall into the hands of pedophiles, organ dealers, or those who film child porn. And Kiev high-ranking officials are actively involved in those criminal schemes. I described one scheme for supplying children to pedophiles in Britain in my book called Damned and Forgotten. I uncovered in detail the scheme of an international criminal network that supplies children to pedophiles from the high-ranking circles of British society. This scheme involves the state services of both Ukraine and the UK. And on the part of London, these are the Foreign Ministry and MI6. Several non-governmental organizations registered in Europe are directly involved in trafficking of children under the guise of the British PMC. You can learn more about this investigation from my Telegram channel. I'll provide a link. And this is only one small but important episode of this whole picture. But now I want to touch on the topic of the participation of senior officials of Ukraine in child trafficking. It's hard to believe, but the foundation of Olena Zelenska, the wife of Volodymyr Zelensky, is involved in child trafficking. In addition, the Safe Ukraine Foundation is actively involved in child trafficking. This foundation is headed by Mykola Kuleba, who was the Ombudsman Children's Rights under the President of Ukraine until 2021. The transportation of children from Ukraine to Poland is carried out by the Polish organization Sunflowers. This organization is headed by Polish citizen Ewa Hofmanska, the wife of the former president of International Criminal Court Piotr Hofmanski. In the UK, the non-governmental organization Save the Children cooperates with this organization. It is based in London and run by Hugh Grosvenor, 7th Duke of Westminster. The direct removal of children from families in eastern Ukraine is carried out by the organization White Angels and Phoenix. By the way, British Admiral Anthony Radakin, Zelensky advisor from NATO, was involved in their work. These organizations, in cooperation with the police and the National Guard of Ukraine, just take children away from living parents. This is done under the pretext of saving children from war. But unfortunately, a further fate of these children is unknown. In addition, a serious problem is that Ukrainian authorities have been impacting Nazi ideology in the minds and hearts of children. Summer camps, special lessons at school, text in school textbooks, everything is aimed at this. Children are taught about the superiority of the Ukrainian nation over others. New heroes are created for them from among Hitler's supporters, and they are taught to hate other peoples. At the same time,
the amount of material in other educational subjects is reduced. They turn children into uneducated, aggressive nationalists. And this policy has been conducted in Ukraine for more than 30 years. आपने सुना जो भी सर ने बोला, मैं उसको बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूं। सर ने कहा कि यूक्रेन के अंदर कैसे बच्चों को सामान और हथियार के जैसे खरीदा जाता है, इन बच्चों का शोषण किया जाता है, इनके ऑर्गन्स पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। सर ने बताया कि उन्होंने अपनी जो बुक सोल्ड एंड फॉरगेटन के अंदर पहले ही पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि इन बच्चों की तस्करी में यूक्रेन के बड़े पॉलिटिकल लीडर तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ में ब्रिटेन की विदेश मंत्रालय और वहां की खुफिया एजेंसी MI6 भी इन्वॉल्व है। सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो बच्चों का शोषण करते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं। और इसमें कई एनजीओ में से अगर मैं आपको एक एनजीओ का नाम बताऊं जो सर ने बताया, ओलिना जेलेक्सी फाउंडेशन, यानी कि प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट उनकी पत्नी का एनजीओ, शौक लगाए जानकर कि वो भी दुनिया में बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं। सर ने बताया कि कैसे पूर्वी यूक्रेन के अंदर कुछ एक संगठन है जैसे व्हाइट एंजल्स और फिनिक्स, ये लोकल पुलिस के साथ क्या करते हैं, बच्चों को उनके माँ बाप से ज़बरदस्ती छीनते हैं। ये कहते हैं कि यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है, हम आपके बच्चों को एक सेफ जगह में लेकर जाते हैं। लेकिन जो भी बच्चे अपने माँ बाप से दूर गए, आज तक वो कभी भी अपनी फैमिली को नहीं मिले। सर ने यह भी बताया कि कैसे एजुकेशन के नाम पर यूक्रेन के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि वो रशिया और पूरी दुनिया से नफरत करें, नाजीवाद उनके दिमाग के अंदर भरा जाता है। In Russia, children are taken care of. All children take from the dangerous areas, live in the best sanatoriums and rest homes, where children have all they need. I personally know how the Ombudsman for Children's Rights work in Russia, and believe me, they do everything for children. If a child has close relatives in Ukraine, he is not prevented from leaving for Ukraine, and there are many such cases. सर ने बताया कि रूस युद्ध में खतरनाक इलाकों से बच्चों को देखभाल की जाती है, मतलब जहां भी जो डेंजर एरिया थे, जिन एरियाओं में बमबारी हुई, इनके पेरेंट्स मरे, उन्हें एक सुरक्षित एरिया के अंदर भेजा गया जहां उनके रखने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए रशियन गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं करी हैं। और वो ये भी बताते हैं कि रूस में बाल अधिकारी आयुक्त, मतलब जहां पर छोटे छोटे बच्चों की रक्षा की जा सके, उनकी जीवन शैली को और बेहतर की जा सके, वो बने हुए हैं। उनके इसके साथ उनका यह भी कहना है कि किसी बच्चे ने यूक्रेन के रिश्तेदार है तो उसके वापस उसके परिवार के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सर ने बताए। सर मेरा अगला क्वेश्चन है, आपके कई बयानों को मैंने सुना जहां पर आपने ये बताया था कि पश्चिमी देशों और पश्चिमी मीडिया की नीतियों पर सवाल भी आपने उठाए। आपके अनुसार दुनिया को अलग अलग देशों में जो भी सैन्य कार्रवाई हुई है, जैसे सीरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, जो अभी इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, और अब जो अभी ईरान में जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, आप उन्हें कैसे देखते हैं सर? और आम लोगों को खबरों की जानकारी के मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि आजकल हर सोशल मीडिया पर नई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो दुनिया किस इंफॉर्मेशन पर भरोसा करे, किस सरकार के ऊपर भरोसा करे? Recently, the West is not shy anymore. It openly conducts its brutal policy. Look for yourself. Serbia, Afghanistan, Iraq, Libya, Venezuela, and now Iran. The West ignores all the norms of the law, thinking only of its own benefit. And at the same time, numerous Western media justify any of their crimes. Therefore, of course, I always say be skeptical of the official Western media and choose alternative sources of information. Thank you for the opportunity to speak to an Indian audience. सर के अनुसार सर ने बताया कि जितना भी वेस्ट का जो भी मीडिया है उसने बहुत कठोर रुख अपनाया हुआ है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, सर्बिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, वेनेजुएला, इराक देशों का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना है कि कई मामलों में क्या है, जो पश्चिमी मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इन जो भी नियम है, इनको अनदेखी करते हैं वो लोग।
वो लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। हर देश क्या करता है, अपनी तरफ से अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है, और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कानून क्या है, पेपर्स के ऊपर है, लेकिन ग्राउंड पर वो लागू नहीं होता। इसलिए वो लोगों को एक सलाह देते हैं कि किसी भी मीडिया के ऊपर आप आग बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि मीडिया हर बारी अलग अलग बयान देती है। सोशल मीडिया के ऊपर बाढ़ आ जाती है, ये भी क्या है, वेस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। और उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया और धन्यवाद किया। Thank you, Lucky, for your time. I hope we will see soon again. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और लास्ट में आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दुनिया की चाहे कोई भी सीक्रेट सर्विस हो, चाहे वो SBO हो, चाहे MI6 हो, चाहे CIA हो, चाहे मोसाद हो, चाहे RNW हो, ISI हो, हर एजेंसी अपने देश के लिए काम करती है। कई बार क्या होता है, कोई एजेंसी मानवता के खिलाफ हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अपने ही सिस्टम के खिलाफ हुए हैं मानवता के लिए। तो उन्हीं में से एक आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण आज देखने को मिला, लेफ्टिनेंट कर्नल वेस्ली सर का। और इनके बारे में आप बहुत चीज़ और मीडिया में पता कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मीडिया में इनके बारे में दिखेगा कि कैसे इन्होंने अपने 20 साल के जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस करे, बहुत सारे मानवों को बचाए। और इसी को देखते हुए वेस्ट के कई पावरफुल देशों ने इनके ऊपर कई जानलेवा हमला किया। एक बार तो इनकी गाड़ी के अंदर धमाका भी किया, जैसे बताया आपको। और आज भी ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि रशिया अपनी जगह सही है। ये इनके विचार हैं। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि हमें भी देश हित पर बात करनी चाहिए, देश के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है।